सेकंड लाइन जो है ना बाल्मर सीरीज की थर्ड लाइन या फोर्थ लाइन क्या होती है, तो वो जरा डिफाइन कर देना, उसमें आपके पास ट्रांजिशन कहां से कहां होती है। तो याद रखिएगा अगर अगर ये जो ये इसको हम लाइन सीरीज ही कहते हैं। मैं थोड़ा ऑर्बिट्स बना रहा हूं। ओके, इसके हम नाम नाम देते हैं साथ साथ। पहला क्या था, के, एल, एम और एन। अगर मैं एक और ऑर्बिट करूं तो वो ओ हो जाएगा, ठीक है। वो बेटी मौजूद है ना, इसने सवाल किया था मुझसे ये आज। यस सर। ओके ओके, तो ये हो जाएगा आपका ओ। अब ये जरूरी नहीं है कि खाली बाल्मर के लिए, जितनी भी सीरीज है ना सबके लिए आपने एक बड़ा फंडामेंटल सा बेसिक सा रूल याद रखिएगा। बाल्मर के अंदर आप यहाँ पे ऑर्बिट भी डिफाइन करते हैं। ये पहला है, अभी जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग लिखे n इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, ये फोर्थ है, और ये वाला फिफ्थ ऑर्बिट हो गया। पहली बात है, अब बाल्मर सीरीज की बात करते हैं कि बाल्मर की सेकंड लाइन क्या है और थर्ड। बेटा आपके पास अगर क्वेश्चन है तो आप वो टीम्स पे जरा पेस्ट कर सकते हैं, टीम्स पे जरा अगर आप ऐड कर दें यहाँ पर, ताकि बाकी बच्चे भी क्वेश्चन पढ़ लें वो वाला। कर रहे हैं बेटा आप? यहाँ पे ना न्यू मैसेज में आगे यहाँ पेस्ट कर दिएगा। अच्छा, इसमें होता है क्या कि अगर हम बाल्मर सीरीज की बात करें तो बाल्मर सीरीज में इलेक्ट्रॉन को कहां पे आना चाहिए, कौन से ऑर्बिट में होना चाहिए? सेकंड में आना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए ना इलेक्ट्रॉन को। ठीक हो गया। अब अगर आप बताएं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है ये अगर फोर्थ ऑर्बिट में मौजूद है, वो उसने बाल्मर सीरीज में जाना है, फोर्थ ऑर्बिट से कहां जाएगा? सेकंड में जाएगा। सेकंड में जाएगा। अगर थर्ड में है तो थर्ड से जाना है तो सेकंड में जाएगा। अब उस असूल, अब पहला रूल किसका है कि पहला इलेक्ट्रॉन अगर जाता है तो हमारे पास जो उसके बिल्कुल एडजेसेंट वाला है वहां से गिरेगा, जैसे कि एम से एल शेल में आ जाता है। अगर एम से एल शेल में आता है तो इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट सीरीज कहते हैं, फर्स्ट लाइन सीरीज कहते हैं। सेकंड से फर्स्ट में जाएगा, मतलब सॉरी मतलब इसका जो डिफरेंस है फोर्थ से सेकंड में जाएगा, सेकंड सीरीज कहलाएगा। फिफ्थ से सेकंड में जाएगा तो थर्ड सीरीज लाइन सीरीज कहलाएगा। मेरी बात समझ आइए? सिमिलरली अगर आपका यहाँ पे कोई ऑर्बिट, मतलब अल्ट्रावायलेट लाइमन सीरीज की बात कर लेते हैं। अगर हम लाइमन की बात करते हैं, लाइमन में क्या होता है कि उसमें अगर फर्स्ट सीरीज की बात की जाए तो उसके लिए ऑर्बिट की ट्रांजिशन सेकंड से वन में होगी। अगर सेकंड लाइन सीरीज की बात की जाए तो वहां पर कहां से थर्ड से वन में होगी, तो ये उसकी ट्रांजिशन सीरीज कहलाती है। ठीक है, बस तो देखना होता है कि ऊपर कितने ऑर्बिट ऊपर है। क्लियर है पॉइंट बच्चों, सभी बच्चों को? जी बेटा? yes. ठीक है, ओके ओके। वैसे क्वेश्चन पेश कर दिया आपने बेटा? सर मैं करती हूँ, मुझसे डिलीट हो गया, मैं पिक्चर लेके सेंड करती हूँ। कहता है मैं क्वेश्चन देख रहा था, विच वन कॉरेस्पॉन्ड टू ट्रांजिशन फ्रॉम ओ शेल टू एल शेल ना। इस तरह से हमारे पास जो ना शेल की ट्रांजिशंस जो होंगी उसके लिहाज से कॉरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट सेकंड और थर्ड सीरीज आप नाम देंगे। ओके, अब हम बात करते हैं हमारा जो अगला पार्ट था जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट बोहर एटॉमिक मॉडल हम पढ़ रहे थे। नील बोहर 1913 में उसने हाइड्रोजन के एटम को स्टडी किया। ये सब याद रखिएगा, इट्स ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम। ये सारा जो हम पढ़ रहे हैं, सारी जो एनर्जी स्टेट्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, बेस्ड ऑन क्लासिकल फिजिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स से बेस करती हैं। इसके तीन पॉस्टुलेट्स थे। पहला पॉस्टुलेट था ऑर्बिट सर्टेन होते हैं, विद फिक्स एनर्जीज होती हैं, जिसमें अभी था हमने के एल एम एन हमने सेट्स बनाए हैं। सेकंड ऑर्बिट क्या है, इलेक्ट्रॉन मूव सर्कुलर पाथ।
इट मस्ट हैव एंगुलर मोमेंटम विच इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h ओवर 2 पाई, ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम mvr हो जाएगा और ये nh ओवर 2 पाई हो जाएगा, ये इसके एंगल उसके मल्टीपल होता है। इसके सवाल आते हैं कुछ बहुत सारे, वो सवाल क्या आते हैं जरा देखिएगा। हम एक फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम nh ओवर 2 पाई लिखा है ना, ये h ओवर 2 पाई क्या होगा? h ओवर 2 पाई किसे कहते हैं? h कट को कहते हैं। आपने अगर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अगर आपको याद हो तो ये वहां पर मेंशन है। समटाइम आपसे एंगुलर मोमेंटम पूछते हैं कि बोहर एटॉमिक मॉडल का इंटीग्रल हाइड्रोजन मॉडल का क्या है एंगुलर मोमेंटम, तो ये ऑप्शन में नहीं होता, तो ये वाला मौजूद होता है, तो आपने इसको प्रेफर करना है, इसको टिक करना है, ठीक है? क्लियर बेटा? यस सर। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया। ओके, अच्छा अब देखें कि यहाँ पे जो h ओवर 2 पाई की वैल्यू है, h कट की जो वैल्यू है फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, नेक्स्ट एमसीक्यू आता है। फर्स्ट ऑर्बिट में कितना होगा? तो आपने जो h कट की है उसकी जो वैल्यू है 1.05 है। अब सिमिलरली सेकंड ऑर्बिट होगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, थर्ड ऑर्बिट होगा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फोर्थ ऑर्बिट होगा तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, सिर्फ आपके पास यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसके पर्टिकुलर इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि एंगुलर मोमेंटम उसका निकाल दें। तो ये उसका एक बड़ा सिंपल स्ट्रेट सा फॉर्मूला है। इज इट क्लियर बेटा? यस सर। नेक्स्ट पे आते हैं, कहते हैं चेंज इन एंगुलर मोमेंटम निकालें फॉर 2 कंसेक्यूटिव स्टेट्स। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम निकालना है 2 कंसेक्यूटिव स्टेट्स का। तो बेटा आपके पास यहाँ पे अगर n की जगह एक जगह 2 आ जाएगा, सपोज 2 h ओवर 2 पाई और एक तरफ आ जाता है खाली h ओवर 2 पाई, इसको आप माइनस करेंगे तो खाली आपका फिर से h ओवर 2 पाई ही आएगा आंसर। तो दो कंसेक्यूटिव एंगुलर, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है वेंटी टेस्ट के अंदर, तो ये दो एंगुलर मोमेंटम का अगर डिफरेंस पूछ लें आपसे तो वो भी h ओवर 2 पाई ही बराबर होता है, सिर्फ n नहीं आएगा। अंडरस्टूड हो गया? इज इट क्लियर? आगे चलते हैं थर्ड पोस्टुलेट्स की तरफ, जो सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके कुछ सवाल भी हमसे पूछे जाते हैं। देखें, ये हम लोग कहते हैं कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अगर किसी हायर स्टेट से लोअर स्टेट में जंप करता है तो एनर्जी रिलीज करता है, उस फोटोन की जो एनर्जी होती है वो डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी लेवल्स होता है, ठीक है? वो जो एनर्जी रिलीज होती है वो डिफरेंस बिटवीन द टू एनर्जी लेवल्स के बराबर होती है। तो हम उसको लिखेंगे E इज टू HF, एक हायर ऑर्बिट की एनर्जी माइनस लोअर ऑर्बिट की एनर्जी। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगी, वैल्यू आएगी एनर्जी ऑफ पर्टिकुलर फोटोन से एसोसिएट कर रही होगी कि वो जो फोटोन इमिट आउट हुआ है वो कितनी एनर्जी का हामिल था। ओके, बोहर सेकंड पोस्टुलेट कैन बी प्रूव्ड थ्रू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ये बहुत बहुत फंडामेंटल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, आपकी इंटर का एमसीक्यू है ये सेकंड ईयर में पूछा जाता है वाला एमसीक्यू। तो हम लोग बोहर का सेकंड पोस्टुलेट है, वो हमने जो पूरी डेरिवेशन जो हमने इसको हल किया था, जो NH ओवर 2 पाई की जो वैल्यू निकाली थी, वो वैल्यू कहां से निकाली है? वो आपने H ओवर mv से फाइंड की हुई है। यहां तक फॉलो कर रहे हैं सारे बच्चे? जी सर। यस सर। ओके, वेरी गुड। अब हम चलते हैं, हमारा जो अगला पोर्शन है वो है, क्योंकि मैं फिर बता दूं, क्योंकि हमने सारा चैप्टर करना है, मुझे पता है यहाँ पे इसमें इस चैप्टर की इसमें अनसर्टेनिटी यही है कि ये कहीं से भी कुछ पूछ लेते हैं। हमारा जो असल आर्टिकल है ना वो बोहर एटॉमिक मॉडल तक है, इसका सारा पढ़ना है, मगर जब बात आती है ना उसकी एक्सरेज की और लेजर की, उसकी फिर फंडामेंटल चीजें आपसे पूछ लेते हैं। चलें, अब क्वांटाइज रेडिया की बात आ गई। क्वांटाइज रेडिया क्या होता है? जी बेटा, हमारे पास जो रेडियस होता है वो स्क्वायर टाइम इंटीग्रल होता है रेडियस के। अगर आप किसी भी हायर ऑर्बिट का आपको रेडियस फाइंड करना है तो उस ऑर्बिट का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो उसका फर्स्ट स्टेट का होता है, और उसका कितना रेडियस आपने कैलकुलेट किया है? 0.53 0.53 एंगस्ट्रॉम या 0.053 नैनोमीटर। वेरी गुड। अगर मुझे इसको एंगस्ट्रॉम में लिखना है तो कितना लिखना पड़ेगा? 0.53। वेरी गुड, ये सबसे अच्छी बात की है। 0.53 हम एंगस्ट्रॉम लिखेंगे, और इसके आगे मुझे मीटर वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंगस्ट्रॉम जो होता है वो बेसिकली मीटर को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसकी वैल्यू, इसकी जो होल वैल्यू जो होती है एंगस्ट्रॉम की, याद रखिएगा 10 की पावर -10 मीटर होती है।
ओके, अब हम सीरीज ऑफ रेडिया की बात करते हैं। ये बड़े सवाल आते हैं, याद रखिएगा कि इसका रेडियस, सेकंड ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा, थर्ड ऑर्बिट का कितना होगा, तो वो सेम आपने उसका स्क्वायर करके उससे मल्टीपल करना है, यू विल गेट द आंसर। यानी कि R1 होगा, सेकंड का 4R1 होगा, 9R1 होगा, 16, और आपसे मल्टीपल भी करने को कहा जाए तो 16 को 0.5 से करेंगे तो आपको पता है 8 आ जाएगा, तो 8 एंगस्ट्रॉम होगा। तो इस तरह से आप उसकी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, it shows that radii increases in specific manner, which mean that emitted photons will be having wavelengths emitted in a specific manner, यानी कि सर्टेन होंगी, एक पर्टिकुलर उसमें एक आप कह लें एक तमीज से आ रही हैं जो हमारे पास, उसमें एक पैटर्न है जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो हमारे पास इंटेग्रल, स्क्वायर का इंटेग्रल आ रहा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारे पास क्वांटाइज्ड रेडियाई, मैंने सुबह आपको लैम्डा मिनिमम मैक्सिमम के फॉर्मूले लिखवा दिए ना मैंने आपको? कल ही लिखवा दिए थे। ओके, वेरी गुड। अच्छा, क्वांटाइज रेडिया की बात करते हैं। क्वांटाइज रेडिया क्या है? यहाँ पे जिस तरह आपको यहाँ पे n स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ा ना रेडियस के साथ, तो यहाँ पे जब आप एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी का माइनस ई नॉट ओवर एन स्क्वायर, और अगर आपको ई नॉट की वैल्यू, अगर आपको उसकी एनर्जी की वैल्यू, अगर फॉर्मूला आपको से ये याद होना चाहिए, ये आपने जिन बच्चों ने अगर टेस्ट दिया है दे नो दैट कि आपसे ये फॉर्मूला पूछ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर्मूला फॉर द एनर्जी स्टोर्ड और एनर्जी इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। जनरल जो फॉर्मूला है 2 पाई स्क्वायर, ये के क्या है बेटा, के क्या है यहाँ पे? हेलो, 9 10 पावर 9। हाँ, ये वेरी गुड, 9 10 की पावर 9 कूलम्स कांस्टेंट है, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, ई नॉट ग्राउंड स्टेट की जो हाइड्रोजन एटम की एनर्जी जो होती है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? बाइंडिंग एनर्जी है, जो मैंने कल वैसे आपको पर्टिकुलर बता दिया था आपको पहले। अब ग्राउंड स्टेट के अंदर ई नॉट आ जाएगा, उसके हायर एनर्जी स्टेट में एनर्जी डिवाइड होती जा रही है, ये डिवाइड होती जा रही है, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अगर आप हायर एनर्जी स्टेट में जा रहे हैं तो एनर्जी बढ़ रही कम हो रही है? बढ़ रही है। हाँ, क्या, और उसको क्या कहा था हमने, क्या हो रही है? लेस नेगेटिव होती जा रही है, लेस नेगेटिव हो रही है, मगर डिफरेंस बिटवीन द टू एनर्जी लेवल्स वो ग्रेजुअली क्या होता जा रहा है? वो कम होता जा रहा है। हाँ, तो ये दो बातें, एज वी मूव अबव इन द रेडियस ऑर्डर एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग बिकॉज इट विल गेटिंग लेस नेगेटिव गोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिव, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। ये मैंने बना दिया, ये आपने याद रखनी इनकी वैल्यूज। एक सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, ये आप लोग सारे बच्चे नोट कर लें। आपको आपके पास ना यही मैं मेंशन करता हूँ, बलोचिस्तान की बुक के अंदर मेंशन है, ये बड़ा बहुत दफा ये सवाल आए हुए हैं। ठीक है, जब हम बाल्मर सीरीज की बात करते हैं विजिबल रीजन की, किसकी? बाल्मर के जब हम वीआर रीजन की बात करते हैं, उसकी जो रेंज पूछते हैं आपसे, वहां पे आता है एक एच अल्फा आता है, तो वो क्या होता है? वो रेड कलर की रेंज में लाई करता है। ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 653 650 6.3 नैनोमीटर। तो फिर आता है एच बीटा आता है, बेसिकली ना ये विब ग्योरी है, ये कोई नई चीज नहीं है, ये बेसिकली विब ग्योरी है, इसलिए आप इसको जरा ध्यान रखिएगा। पहला तो रेड हो गया, ठीक है, दूसरा फिर ब्लू ग्रीन में जाता है, ये ब्लू ग्रीन में जाता है, ये इसके कलर रेंज याद रखिएगा। एच बीटा किसको रिप्रेजेंट करता है? ब्लू ग्रीन को, और जिसकी जो वेवलेंथ आती है कितनी आती है? 486.1 नैनोमीटर आती है। फिर आता है एच गैमा आता है, जो ब्लू का वायलेट के साथ होता है, इसका रिलेशन जो कहलाता है 434.1 नैनोमीटर कहलाता है। और फिर एक आता है एच डेल्टा, जो सिर्फ और सिर्फ वायलेट का होता है, यानी कि आप सिर्फ लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं,
या यानी कि आप इस ऑर्डर में यूं मूव करते हुए जा रहे हैं, इसका मतलब है वेवलेंथ क्या हो रही है, रिड्यूस होती जा रही है, और इसकी कितनी रेंज आएगी, 410 नैनोमीटर आएगी। आपने याद रखिएगा कि अगर आपके पास जो एमसीक्यूज आते हैं जिसमें रेंज 600 के करीब है, तो समझ जाइएगा वो रेड कलर से एसोसिएट कर रही है, और जो 400 के करीब होगी तो यहाँ ब्लू या वायलेट को एसोसिएट कर रही होगी। तो इस तरह के सवालों में भी आपने इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है बेटा? सर एच क्या है? सॉरी जी, एच क्या शो कर रहा है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के हिसाब से हम बात करें ना, और बाल्मर की विजिबल रीजन, उसे नाम दिया मैं कि जो हमारे पास जो बाल्मर में विजिबल रीजन में जो अल्फा है, हमें जो रेंज मिलती है अल्फा, उसकी वेवलेंथ हमें कितनी कितनी मिल रही है, वो उस पर्टिकुलर लिहाज से बात कर रहे हैं। ठीक है? ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आपको पता है जो हमारा जो एनर्जी का आखिरी जो हिस्सा था वो था काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के ई स्क्वायर ओवर 2rn, के कूलर्स कांस्टेंट में रहता है, ई चार्ज ई स्क्वायर ओवर 2rn, और ये काइनेटिक एनर्जी सिर्फ पॉजिटिव में होती है। पोटेंशियल एनर्जी इसमें 2 नहीं आता नीचे काइनेटिक एनर्जी के लिहाज से, और ये नेगेटिव में होती है। और टोटल एनर्जी के साथ टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में से फर्क प्लस और माइनस का होता है। इसके जो पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहता है रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू टोटल एनर्जी निकालें। काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी दोनों कट जाएंगे, 1/-1 आ जाएगा। रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी निकालें, सब कैंसिल आउट हो जाता है, सिर्फ 1/2 बच जाता है। रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी निकालें तो उसके लिहाज से उसका आंसर बन जाएगा। तो आपने ये इसके, हाँ 1/, बिल्कुल ठीक है। अगर काइनेटिक एनर्जी ओवर पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो -1/2 आ जाएगा। ठीक है? ओके, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे n, ये अगर हम बात करते हैं ऑर्बिट नंबर की, अगर n ऑर्बिट नंबर इंक्रीज हो रहा है, ये बड़े फेमस क्वेश्चन है इसके, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही होती है? काइनेटिक एनर्जी कम हो रही होती है। क्योंकि अब काइनेटिक एनर्जी कम क्यों हो रही है? क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, और ये n अगर बढ़ रहा है, ये वैल्यू अगर बढ़ेगी तो आपके पास एज अ होल काइनेटिक एनर्जी छोटी होती चली जाती है। मगर जाहिर सी बात है, आपको उसको हायर ऑर्बिट में भेजा है। हायर ऑर्बिट में कभी भी इलेक्ट्रॉन तभी ज्यादा एनर्जी गेन करके जाएगा ना, तो वो हायर ऑर्बिट में गया है तो एनर्जी गेन की होगी, तो वो पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी गेन की। तो ऑन द कॉन्ट्रारी अगर देखा जाए तो टोटल एनर्जी भी डेफिनेटली बात है, वो भी क्या हो रही होगी, वो भी गेन करके ऊपर जा रही होगी, टोटल एनर्जी भी बढ़ रही है। ऑर्डर इंक्रीजेस आर increases, kinetic energy decrease, it means its speed decreases। ठीक है? ये हम अनसर्टेनिटी से प्रूव कर चुके हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी इंक्रीज करता है। अगर अब देखें दो चीजें, एक आपको आप सारे केमिस्ट्री आप पढ़ते हैं और बहुत अच्छी होगी आपकी केमिस्ट्री अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें आप एक चीज पढ़ते हैं कि एक होता है, एक आयनाइजेशन एनर्जी होती है, एक आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है, एक एक्साइटेशन एनर्जी होती है, एक होता है एक्साइटेशन पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल वो चीज होती है जिससे आप उस चीज को आयनाइज करते हैं या एक्साइट करवाते हैं, वो पोटेंशियल होता है। अगर वो पोटेंशियल इतना पोटेंशियल हुआ कि उसने अगर आयनाइज ही कर दिया, उसको बाहर ही निकाल दिया, तो वो जो पोटेंशियल होगा वो आयनाइजेशन पोटेंशियल कहलाएगा। अगर वो पोटेंशियल इतना हुआ कि उसको किसी हायर एनर्जी स्टेट में भेज सका, तो वो जो पोटेंशियल होगा वो उसके लिहाज से एक्साइटेशन पोटेंशियल कहलाएगा। और वो जो जिस एनर्जी स्टेट में क्या होगा वो हम कहेंगे एक्साइटेशन एनर्जी स्टेट में मौजूद है। इसके लिहाज से कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर कहते हैं कि अगर n1 है तो उसके पास इसकी जो आयनाइजेशन, इसको आयनाइज करना है। आयनाइज करना बेटा कौन बताएगा मुझे? आयनाइज करना क्या होता है इन शॉर्ट टर्मों में? बस जो हम लोग देसी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, हाँ, अगर बिल्कुल ठीक है, रिमूविंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी बताई आपने अभी मुझे? 13.6। वेरी गुड। तो उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। इसकी एनर्जी कितनी होगी? ग्राउंड स्टेट में तो 13.6 ही देके बाहर निकालना पड़ेगा ना। इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कौन बताएगा? इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना होगा? 13.6 वोल्ट होगा। बस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन चार्ज कैंसिल आउट हो जाएगा। और अगर हम बात करें वोल्ट, तो सेम वोल्ट है। अगर n इनफिनाइट है, यानी कि इन्फिनिटी पे है, यानी कि इन्फिनिटी का मतलब ऑलरेडी बाहर है, तो तब आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी? तब आयनाइजेशन, उसको आयनाइज करने की जरूरत ही नहीं है, तब जीरो होगी। n बढ़ता जाता है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती जाती है? कम होती जाती है। और आयनाइजेशन पोटेंशियल भी क्या होता जाता है? कम होता जाता है। कि आप हायर ऑर्बिट में जाएंगे तो डिफरेंस बिटवीन आपका जो एनर्जी जो होती है इसको आयनाइज करना ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि हायर एनर्जी स्टेट में जा चुका होता है। ठीक है? क्लियर बेटा? ये पॉइंट सारा क्लियर सब बच्चों को? यस सर। जी सर। यस सर। अब जरा इसको ब्रॉडर व्यू में देखें।
एक बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है यहाँ पर, कहता है कि अगर आपके पास एनर्जी दी हुई है -3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके लिहाज से फिर सारे के सारी चीजें जिनके अंदर भी ये फॉर्मूले में यूज होता है, उस मतलब आपका रेडियस का है, आपका एनर्जी का है, आपका एंगुलर मोमेंटम का है, सबके अंदर एप्लीकेबल होगा। जिस काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल जिसमें एन का जिक्र आ रहा है आप डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि अगर एनर्जी 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है तो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। अब 3.6 आने का मतलब क्या है, तो सॉरी 3.4 आने का मतलब क्या है कि ये कौन से ऑर्बिट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम देखते हैं 3.4 कौन से ऑर्बिट में एग्जिस्ट करता है, सेकंड ऑर्बिट में एग्जिस्ट कर रहा था। वेरी गुड। तो सेकंड ऑर्बिट में अगर एग्जिस्ट कर रहा था तो एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो है NH/2π। तो यहाँ पे आपको सिर्फ n की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, 2 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। 2 से 2 कट जाएगा तो h/π आ जाएगा। तो यानी कि इसका मतलब है कि सिर्फ आपको एनर्जी देके आपसे वो कोई चीज पूछ लेता है। अब सपोज एनर्जी देके आपसे पूछ लेता है कि कौन से रेडियस में होगा, कौन से ऑर्बिट में एग्जिस्ट कर रहा है, क्वांटाइज रेडिया क्या है। तो यानी कि अगर 3.4 है इट मींस इट सेकंड में, तो सेकंड का रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा, 4r1 होगा और फिर r1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका उसका डिजायर्ड आंसर आ जाएगा। यहाँ तो होता है कि न्यूमेरिकल फॉर्मूले की बेस में रहने दे विदाउट वैल्यूज। तो ये एनर्जी हो जाएगी, एनर्जी भी ऐसी आ जाएगी। फिर उसके अलावा आपके पास उसका क्या नाम है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी भी आपसे पूछ सकता है। तो वो सिर्फ आपको जस्ट उसमें जो पोटेंशियल दिया, जो आपको एनर्जी दी हुई है, उससे आपने सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि एन कौन सा है, और जो एन है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका नया एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस तरह के फिर आपके लातादाद जो हैं, ये जितने आपके तकरीबन ऑर्बिट्स हैं, मेन ये 4-5 ऑर्बिट्स ही ज्यादातर आपसे कंक्लूजन में पूछे जाते हैं बार बार। तो ठीक है, देखें बेटा यहाँ तक क्लियर है पॉइंट सब बच्चों को। जी सर। ओके वेरी गुड, शाबाश। ये बड़ा बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन था। नेक्स्ट आता है कि एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। अगर nth ऑर्बिट में वेलोसिटी की आपने वैल्यू निकालनी है तो वो आपके पास उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2.2 10⁻6 n होता है। अब यही एनर्जी दे कि एनर्जी इतनी है -3.4, बताएं उसकी वेलोसिटी क्या होगी। बच्चा तो अगर बच्चे ने एंटी टेस्ट नहीं पढ़ा उसको तो नहीं समझ में आएगा कि हाँ क्या पूछ रहा है। तो इसका मतलब है अगर एनर्जी 3.4 है इट मींस इट लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड ऑर्बिट में, तो ये इसको कैंसिल आउट करेगा 1.1 बन जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। तो आपने वो एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग आपने उसके लिहाज से वैल्यूज देखनी होती है। इज इट क्लियर बेटा? जी सर। वेरी गुड, शाबाश। तो ये हमारा जो है, पहली बात आप सारे बच्चे सुन लें, ये हमारा जो लेक्चर है कॉम्प्रिहेंसिवली अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट होता है। ठीक है, जो हमारे साथ उसमें पूछते थे, एक और शॉर्टकट मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि अगर आपसे लैम्डा मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो पूछ लेता है, ये मैं फाइल आपको भेजूंगा, दोनों भेज देता हूँ आज। अगर आपसे लैम्डा मैक्सिमम और लैम्डा मिनिमम का अगर आपसे पूछ लेता है तो मैं उसका फॉर्मूला होगा n स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। ठीक है, ठीक है बेटा। ये आप एक रेशियो निकालनी होगा वेवलेंथ की, तो आप इस तरह से एक फॉर्मूला बना के आराम से निकाल सकते हैं। चले बेटा, ये तो हो गया जो हमारा जो सिलेबस में बताया गया, मगर आपको मैंने अभी कहा कि इन्होंने उससे आगे जाना और उससे आगे क्या पूछेंगे वो देखते हैं। एक्सरेस, सबसे पहले एक्सरेस जो होते हैं, मैंने पहले बताया था कि एक्सरेस को अगर आपने ऑब्टेन करना है तो आपको जाहिर पता है इसको न्यूक्लियस का ब्रेकडाउन तो नहीं है, इसमें आपको एक हैवी एलिमेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये सारे स्टूडेंट्स एक बार तो सारे जरूर अच्छी तरह से सिर्फ रीड आउट कर लीजिएगा। रीड आउट करेंगे तो आपके काफी सारे एमसीक्यूज निकल जाते हैं। इसकी जो एक्सरेस की जो रेंज होती है अल्ट्रावायलेट से ऊपर होती है। अबव अल्ट्रावायलेट रेस फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करती है, वेवलेंथ डिक्रीज कर जाती है, फोटोन की एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो हम लोग तो उसको गैसेस और लाइट मेटल से हासिल नहीं कर सकते, तो हमें उसके लिए डिफरेंस बिटवीन द टू एनर्जी लेवल ज्यादा चाहिए। तो उसके लिए हमें हाई एनर्जी का रिक्वायर्ड है ना, तो हम क्या करते हैं, फॉर एनर्जी इक्वल टू द एक्सेस वी हैव मूव टू हैवी मेटल्स लाइक टंगस्टन एंड मोलिब्डेनम, जो मैंने आपको कहा था, whose inner shell have comparable energy of X-rays, उनकी एनर्जी कंपैरेबल होगी। ठीक है बेटा, ओके। इसमें दो तरीके हैं। एक तो हमारे पास दो तरह के हमारे पास एक्सरे जनरेट होते हैं। मैं एक जनरल सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, ये मैंने KLMN ऑर्बिट्स ड्रॉ की है, मैं न्यूक्लियस है।
अगर देखें जो ये वही बात है जो हमने उस दिन जो हमने पढ़ी थी ना कि ट्रांजिशन होती है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है कोई फास्ट मूविंग अगर कोई आके इलेक्ट्रॉन टकराता है, ये इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी स्टेट में जाता है, ये हायर एनर्जी स्टेट से फिर नीचे डी एक्साइट होता है और ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन इन चूंकि ये हैवी एलिमेंट है तो इसका जो डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी लेवल ज्यादा होगा तो वो उस वक्त जो एनर्जी इमिट आउट करेंगे वो एक्सरेज की रेंज में होंगी। ये तो हो गया सिंपल सा फिनोमिना, ये है, इसको हम कहते हैं ये ट्रांजिशन हुई है आपकी। प्रोवाइड हीट या आप जो भी कर रहे हैं विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज हीट एब्जॉर्ब बाय आउटर इलेक्ट्रॉन इट एक्साइट एंड डी एक्साइट बट एनर्जी नॉट रीच टू द के और एल शेल्स, तो हम लोग हाई एनर्जी नहीं, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन से उनको नॉक करवाना पड़ता है ताकि इनर शेल को, ताकि आउटर ऑर्बिट तक आ सके, जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया। दूसरा फिनोमेना क्या होता है, दूसरा इसको फिनोमेना होता है शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, शील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ब्रैमस्ट्रॉलंग इफेक्ट कहते हैं, जिसमें कॉन्टिन्यूस रेडिएशन निकलती है। इसमें तो शार्प पैरेलल लाइंस के अंदर ही एक्सरेज बाहर आ रहे होंगे ना, ठीक है, इसके अंदर जो पीक्स बनती थी, या आप यूं कह लें कि इसमें ट्रांजिशन ऑफ इनर्शियल ट्रांजिशंस हो रही हैं एक्सरेज की, मगर जब हम ब्रैमस्ट्रॉलंग इफेक्ट की बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन आता है उसको एक शील्डिंग इफेक्ट मिलता है क्योंकि वहां पे ऑलरेडी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, वो इलेक्ट्रॉन इतना आसानी से अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाता और वही इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस से जाने से पहले पहले अगर अपनी सारी एनर्जी खो देगा तो वो मैक्सिमम एनर्जी अपनी रिलीज कर देगा, ठीक है। और इसलिए इसकी जो मैक्सिमम एनर्जी जो आपको मिलती है किसी भी एक्सरेज की इनर्शियल ट्रांजिशन से नहीं मिलती, कंटिन्यूस एक्सरेज से मिलती है। क्यों मिलती है अभी मैं थोड़ा सा और इसको एलैबोरेट करता हूं, पहले बताएं मुझे, यहां तक फॉलो कर रहे हैं बच्चे सारे? ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ये इतना डेप्थ में नहीं जाएगा मगर मैं सिर्फ जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि वो आपको बेसिक पता हो, ताकि उसके रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप कर सकें। These electron are shielding electron should have high energy provided by accelerated voltage. इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करेंगे शील्डिंग इफेक्ट, मैंने प्रॉपर मेंशन किया हुआ ताकि आप कोई भी बच्चा इसको रीड भी करेगा उसको गेट हो जाएगा, फिर भी कोई पॉइंट ना हो, कोई मेरा लफ्ज लिखा समझ आए मुझे पूछ लेगा। जिसको रिपल्जन कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट है, रिपल्जन है, इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल करेंगे, वो डीसेलरेट होगा, एनर्जी उसकी रिड्यूस होगी, वो एनर्जी इमिट होती चले जाएगी कॉन्टिन्यूसली, और जो कॉन्टिन्यूस एनर्जी इमिट आउट हो रही है वो एक्सरेज होती है। बाय आउटर इलेक्ट्रॉन इट मस्ट हैव सफिशिएंट एनर्जी to overcome the repulsion. Due to their repulsion, it loses its energy which is radiated in form of continuous X-rays of comparatively large wavelength. Process is known as breaking radiation और ब्रैमस्ट्रॉलंग इफेक्ट या प्रोसेस का नाम दिया जाता है। ये डायग्राम जरूरी नहीं है करने के लिए, ठीक है। इसके आते हैं, इसके कुछ हम बात करते हैं इसकी। इनवर्स प्रोसेस ऑफ एक्सरेज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इनवर्स प्रोसेस क्या होता है? एक्सरेज होता है, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। वेरी गुड। एक्सरेज whose energies come from accelerating voltage of incoming electron are, वो continuous होती है जो आपकी accelerated इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रही होती है due to deceleration. X-rays which depend upon nature of target material, वो नेचर जो खाली नेचर पे डिपेंड करता है। अब नेचर से क्या मुराद है, अगर आप ज्यादा हैवी एलिमेंट की तरफ जाते हैं तो उनका डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी लेवल्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो वहां से जब इलेक्ट्रॉन इमिट आउट होगा तो उनकी एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से ज्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन आपको एक्सरे जनरेट होती है। अगर आपका लाइट एलिमेंट है और वहां पे इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइट होकर डी एक्साइट होता है तो आपके पास जो एनर्जी इमिट आउट होगी वो कम होगी उसके कंपैरेटिवली। तो इसका मतलब है जब हम बात करते हैं कि नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ टारगेट मटेरियल की नेचर के ऊपर सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज डिपेंड करती हैं जो इनर शेल ट्रांजिशन के ऊपर लाई कर रही होती हैं। एक्सरेज which depend upon nature of the target material for their speed के लिए क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, कौन सा होगा? कोई भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कोई भी? क्यों नहीं होगा? सारे के सारे क्या है, फोटॉन्स। नहीं, सारे के सारे फोटॉन्स है ना, और फोटॉन की स्पीड ऑफ लाइट होती है, तो स्पीड तो वो तो इंडिपेंडेंट हो गया, तो सारे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे होंगे। तो इसलिए ये क्वेश्चन है, ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है ये। ओके, तो हमारे पास अगर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन है वो जंप कर रहा है एल से के शेल में, तो के अल्फा निकलता है। अगर एम से के में जा रहा है, क्योंकि के में जाना जरूरी है,
तो हम लोग के बीटा कहते हैं। अगर एन से के में जाएगा तो के गैमा कहेंगे, इसको हम कहते हैं के सीरीज। जिस तरह अगर के सीरीज है, अगर देख मैं ऊपर आया अगर डायग्राम में नोट करें, अगर ये एन से के में आ रहा है, एम से के में आ रहा है, एल से के में आ रहा है, ये कहलाती है के सीरीज। अगर तो एम से एन से एल में आ रहा है, एन एम से एल में आ रहा है, तो ये कहलाती है एल सीरीज कहलाती है, जो यानी कि जिस ऑर्बिट में आके इलेक्ट्रॉन रिसाइड कर रहा है, आके बैठ रहा है, तो उनको हम क्या कहते हैं, उस सीरीज का पर्टिकुलर का नाम देते हैं। ठीक हो गया बेटा, ये थोड़ी सी बात याद रखिएगा। तो अब आपने जो मेन चीज आपको याद रखनी है कि जो एनर्जी जो होती है के अल्फा की, जाहिर बात है आप खुद देखें कि अगर एल से के में आएगा और एक एम से के में आएगा, किसका एनर्जी लेवल डिफरेंस ज्यादा है? एम से के का। एम से के ना, उसमें एल से के वाला भी ऐड हो रहा है और एम से एल वाला भी ऐड हो रहा है, यानी कि जो एम से के में करेगा उसके पास एनर्जी लेवल डिफरेंस ज्यादा है। और सिमिलरली अगर एन से के में आ रहा है तो इसकी सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होगा, मगर इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी जो रेशियो है, ये वाले ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पाते। एम से जो एल से के ना, जो नेबर है उसका ज्यादा हक है, वहां से इलेक्ट्रॉन पहले नीचे आ जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि एनर्जी जो अल्फा की लेसन होती है बीटा से, और के बीटा से, और के बीटा की लेसन होती है के गैमा से। स्पीड सेम होती है, ठीक है। वेवलेंथ अंडरस्टूड है, अगर एनर्जी और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन है तो वोल्टा बन जाएगा। इंटेंसिटी की बात करें, इंटेंसिटी जो के गैमा है, के गैमा नहीं के अल्फा है, ये मिसप्रे टाइप है, के अल्फा की ज्यादा है। इंटेंसिटी से मुराद क्या है कि जो प्रोबेबिलिटी है एल से एम में आने की वो ज्यादा है, एम से एम एल से के में आने की ज्यादा है, फिर एम से के में आने की प्रोबेबिलिटी उससे थोड़ी कम है, और फिर एन से के में तो आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ना होने के बराबर है। ये इंटेंसिटी उस चीज को प्रेजेंट करिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस में आके गिर सकते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी होगी। ये एक जनरल सा हल्का सा ओवरव्यू था, ठीक है। तो हम कहते हैं ये इसी ग्राफ के हिसाब से नहीं पूछेंगे, इसका कुछ और। एक्सरेज एनर्जी डिपेंड अपॉन एनर्जी शेल डिफरेंस ऑफ टारगेट कैरेक्टरिस्टिक्स का था एमसीक्यू, और कॉन्टिन्यूस का एक्सरे इलेक्ट्रॉन लूजेस इट्स एनर्जी ड्यू टू रिटार्डेशन, वो रिटार्डेशन की वजह लूज करता है। ओके बेटा, इसमें यहां से फिर से लैम्डा मिनिमम के कुछ सवाल है कि मिनिमम वेवलेंथ का मतलब होता है मैक्सिमम एनर्जी से एसोसिएट होता है। फॉर्मूला हमारे पास वही यूज करेंगे, Hc/E, और E यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। फ्रीक्वेंसी का इसका इन्वर्स कर देंगे, और लैम्डा मिनिमम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के, इसके दरमियान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वोल्टेज के, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज के। ओके, हार्डनेस के लिहाज से कुछ बातें। हार्डनेस का मतलब होता है रेंज ज्यादा होना, रेंज से मुराद है पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होना, और पेनिट्रेशन पावर कभी ज्यादा हो सकेगी जब उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, और मोमेंटम और एनर्जी का वेवलेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन होता है, और वोल्टेज के साथ उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है। काइनेटिक एनर्जी को हम ईवी कहते हैं। सो इंक्रीजिंग वोल्टेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, हेंस एनर्जी या हार्डनेस ऑफ द कंटीन्यूअस एक्सप्रेस कैन बी वेरिड बाय वेरिएशन इन एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। लास्ट टाइम आपका पीएमसी के अंदर इसके रिलेटेड एक सवाल बना हुआ था, तो ये आपने ये वाला हिस्सा जरूर याद रखना है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। हार्डनेस ऑफ एक्सप्रेस कैन बी इंक्रीज बाय, हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? या तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करते हैं या उसका वोल्टेज इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद है द हार्डेस्ट फोटोन बिलोंग्स टू, हार्डेस्ट फोटोन का मतलब है किसकी ज्यादा एनर्जी होगी, और ज्यादा एनर्जी अभी मैंने बताया कॉन्टिन्यूस एक्सप्रेस की होती है। इंटेंसिटी ऑफ एक्सप्रेस कंट्रोल्ड बाय, हम उसको फिलामेंट करंट से उसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि फिलामेंट करंट का मतलब होता है कि आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आप थर्मियोनिक इमिशन जो हो रहा होता है वो आपको कम या ज्यादा उसके लिहाज से कर रहे होते हैं। फिलामेंट करंट प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी के, बस ये इतनी सी बात याद रखनी है। अब आता है हमारे पास यूजेस ऑफ एक्सरेस, ये पढ़ चुके हैं। यूजेस ऑफ एक्सरेस, कैट स्कैनर, बायोलॉजिकल एक्सपोजर, हाँ लेजर पे आते हैं। लेजर की सबसे पहले एब्रिविएशन याद रखें, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये लेजर हो गया। एक चीज इसमें, ये सिर्फ आपने जो डायग्राम बनी है, डायग्राम याद रखिएगा। पीएमसी के अंदर डायग्राम इसकी पूछी जाती थी कि ये एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये फोटोन आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन किसी एनर्जी स्टेट E1 पे, इस इलेक्ट्रॉन ने इस फोटोन की एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा, किसी हायर एनर्जी स्टेट में चले जाएगा। इस फिनोमेना को कहते हैं इंड्यूस एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और वही इलेक्ट्रॉन अगर खुद से नीचे आ जाए और उसी सेम एनर्जी का फोटोन इमिट कर देगा,
जिसको हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस इमिशन कहते हैं। मगर क्या हो कि अगर हमारे पास अगर किसी हायर एनर्जी स्टेट से अगर उस इलेक्ट्रॉन और फोटोन नीचे आके फोटोन इमिट करना है और साथ ही साइमल्टेनियसली एक और फोटोन आ जाए और वो दोनों साथ पैरेलल मूव करना शुरू करते हैं, दोनों सेम टाइम पे इमिट हो, सेम जाए, तो इस फिनोमेना को हम इंड्यूस सिमुलेटेड इमिशन कहते हैं। आपने इनकी डायग्राम याद रखनी है, इनकी डायग्राम इनके नाम से पूछ सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस, ये क्वेश्चन है आए में पीएमसी के अंदर, यूएचएस के अंदर, इसलिए मैंने पूछ लिया आपसे। पॉपुलेशन इन्वर्जन और नॉर्मल पॉपुलेशन, इनमें क्या होता है, नॉर्मल पॉपुलेशन में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होते हैं। मेटास्टेबल स्टेट का टाइम याद रखिएगा -3 सेकंड होता है और एक्साइटेड स्टेट का -10⁻⁸ सेकंड होता है। पॉपुलेशन इन्वर्जन में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसी मेटास्टेबल स्टेट में ज्यादातर मूव कर जाते हैं, ये पॉपुलेशन इन्वर्जन होती है। ठीक है, मोर नंबर ऑफ एटम्स आर इन ग्राउंड स्टेट देन एक्साइटेड स्टेट। बेटा एक सेकंड। ओके बेटा, अच्छा हेलियम नियॉन लेजर में आप इसकी परसेंटेज पूछते हैं 85, 15। इनकी स्टेट याद रखिएगा 20.61, इसकी 20.66। इनका जो डिफरेंस होता है वो आता है 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। ठीक है, इसके अंदर जो लास्ट चीज पूछी जाती है कि हमारे पास जो वेवलेंथ जो इमिट आउट होती है वो रेड लेजर लाइट होती है, जिसकी जो रेंज होती है 632.8 नैनोमीटर। जितनी चीजें मैंने हाईलाइट की हैं इनको आपने अच्छे तरीके से ग्रैब कर लेना है। और लेजर की आपको, लेजर की जो शॉर्ट क्वेश्चन था एक लेजर का कि लेजर जो है वो ऑर्डिनरी लाइट से बेहतर क्यों है, कौन बताएगा मुझे, लेजर एक ऑर्डिनरी लाइट से बेहतर क्यों होती है? सर ये मोनोक्रोमैटिक है, हाईली कोहेरेंट है और हाईली डायरेक्शनल है और हाईली कोहेरेंट है, हाईली फोकस्ड है, हाँ शार्पली फोकस्ड है, कोहेरेंट है, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल है। तो ये चीजें, ये 5 चीजें लिख देता हूं मैं वैसे यहाँ पे। लेजर जो है यही इसकी चीजें आपसे पूछ लेता है। क्या होता है मोनोक्रोमैटिक? मोनोक्रोमैटिक का मतलब क्या होता है बेटा? सेम वेवलेंथ, सिंगल कलर, सेम वेवलेंथ। मोनोक्रोमैटिक एक डायरेक्शनल होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है, कोहेरेंट होती है। वैसे जो मोनोक्रोमैटिक होती है वो कोहेरेंट ही होती है, ये भी आपको पता नहीं इस बात का? शार्पली फोकस होती है, और क्या होती है? कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है मेरा, यही है ना? बल्कि ये लिखते हैं इंटेंस बीम ऑफ लाइट होती है, इंटेंस बीम ऑफ लाइट। लीजिए बेटा, ये आपका जो आर्टिकल है ये खत्म होता है और आई होप कि मतलब आप टेस्ट दें तो आपका बहुत अच्छा हो।